सुरता साहित्य की धरोहर में आपका स्वागत है। आज की गुरुवारी सांस्कृतिक चर्चा में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आत्मा से जुड़े एक ऐसे लोक नृत्य की जो सिर्फ कदमों की थिरकन नहीं बल्कि जीवन की लय है। कर्मा नृत्य। यह चर्चा सुरेश कुमार रावत के आलेख छत्तीसगढ़ी लोक विधा कर्मा पर केंद्रित है। यह नृत्य है कर्म की पूजा, धरती की उर्वरा शक्ति का उत्सव और सामूहिक आनंद का प्रतीक। इसकी हर ताल में लोक जीवन की आस्था है, हर गति में परिश्रम का दर्शन। आज सुनिए छत्तीसगढ़ के लोक हृदय से उठती वह धुन जो कहती है जीवन खुद एक कर्म है और कर्मा उसका उत्सव। नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही रंगीन, बहुत ही दिलकश लोकविधा कर्मा के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का जिक्र हो और वहाँ की लोक संस्कृति, गीत संगीत, नाच की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और कर्मा नृत्य जो है वो इसी सांस्कृतिक विरासत का एक कह सकते हैं एक चमकता हुआ हिस्सा है, लोगों की जीवन में रचा बसा है। बिल्कुल हाँ। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये सुरेश कुमार रावत जी का एक लेख है जी। सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर काफी अच्छा और विस्तृत लेख है। हाँ, उसी पर आधारित ये पूरी चर्चा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कर्मा क्या है, बल्कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसके पीछे कहानियां कौन सी हैं, कितने अलग अलग रूप हैं इसके, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए मिलकर इस पर थोड़ी बात करते हैं। और देखिए, शुरू में ही ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कर्मा सिर्फ नाच गाना या मतलब मनोरंजन भर नहीं है। जैसा कि रावत जी के लेख में भी साफ है, इसका ताना बाना तो लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनके काम से यानी कर्म से, उनकी उम्मीदें, उनकी आस्थाएं, सब कुछ इसमें बुना हुआ है। ये कोई सतही चीज नहीं है। हाँ, ये कर्म शब्द वाली बात तो बहुत जरूरी है। लेख में भी है कि कर्मा नाम शायद इसी कर्म से आया है। हाँ, और कर्म के मतलब भी दो निकलते हैं, है ना? एक तो हो गया काम, मेहनत, और दूसरा भाग्य, किस्मत। तो क्या इसकी शुरुआत खेतों में जो मेहनत करते थे किसान, उनसे हुई होगी? बिल्कुल, लगता तो यही है। सोचिए ना, पुराने जमाने में किसान दिन भर पसीना बहा रहे हैं खेत में। हाँ, और मनोरंजन के साधन तो आज जैसे थे नहीं। वही तो लेख के अनुसार वो अपनी थकान मिटाने के लिए और शायद अच्छी फसल की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना करते हुए बस यूं ही कुछ गुनगुनाने लगते थे। ये उनके काम और उनकी उम्मीद के बीच एक पुल जैसा बन गया शायद। मतलब ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, एक तरह की जरूरत थी, प्रार्थना का रूप था। हाँ, और प्रकृति से जुड़ाव भी बहुत गहरा था। लेख में ये बात भी है कि उस जमाने के लोग प्रकृति को ही देवता मानते थे। जैसे करन, साल, सरई, साजा, इन पेड़ों में वो अपने कुल देवता का वास समझते थे, उनकी पूजा करते थे। अच्छा, तो कर्मा का रिश्ता सिर्फ इंसान के काम से नहीं, प्रकृति और आस्था से भी शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो आस्था के केंद्र थे। इसी से जुड़ी एक कहानी राजा करमसेन की भी है, लेख में जिक्र है उसका। हाँ, काफी मशहूर कहानी है वो। लेख के मुताबिक राजा करमसेन थे तो बहुत धनी, बहुत प्रतापी, लेकिन पड़ोसी राजाओं ने हमला किया और उनका सब कुछ छीन लिया। राजपाट, धन दौलत, सब कुछ। बेचारे अकेले और दुखी रह गए। ओहो, तो फिर क्या हुआ? हार मान ली उन्होंने? ना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अरे वाह! तो इसका कर्म नृत्य से क्या लेना देना हुआ? लेना देना ये हुआ कि जब इतनी बड़ी खुशी मिली तो राजा करमसेन ने सिर्फ खुद जश्न नहीं मनाया, उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को, खासकर नौजवानों को, इस पूजा में, इस उत्सव में शामिल किया, शायद उस करण पेड़ का शुक्रिया अदा करने के लिए। और फिर धीरे धीरे ये एक रिवाज बन गया, एक परंपरा बन गई जो राजा करमसेन की कहानी से जुड़ गई। तो ये कहानी कर्मा को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक गहराई देती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ खेतों से नहीं जुड़ा रहा, एक राजा की कहानी और आस्था भी इसमें आ मिली। इसीलिए शायद लेख में इस बात पर इतना जोर है कि कर्मा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का आधार है। लोक परंपराएं हैं इसमें, एक जीवन दर्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ नाचना गाना नहीं है, ये समुदाय के भावनाओं को, उनकी कहानियों को, उनकी आस्थाओं को जाहिर करने का एक जरिया है। लेख में कुछ कर्मा गीतों की पंक्तियां भी दी हैं, जैसे मोला जावन देना, रेयल बेला मोरटेक बेरा होंगे मोला जावन देना। हाँ, मैंने पढ़ी। या फिर वो साटी रे साटी बगई साटी उदल राजा घोड़ कुदावे बाजे घाटी। हाँ, ये दूसरी वाली भी।
पहली वाली तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा है मुझे जाने दो, देर हो रही है, शायद मेले वेले से। हाँ, हो सकता है। और दूसरी में किसी उदल राजा का जिक्र है, घोड़े दौड़ा रहे हैं, घाटी गूंज रही है। दिलचस्प है कि ये पंक्तियां दिखाती हैं कि लोकगीत कितने जमीनी होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के पल, कोई स्थानीय हीरो की कहानी, मन की कोई छोटी सी इच्छा, ये सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। ये गीत सिर्फ धुनें नहीं है, ये उस समाज के जीवन का आईना है, उनकी सोच का आईना है। और फिर वो कर्म वाली बात पर लौटें। लेख में यह भी था कि जब लोगों को उनकी मेहनत यानी कर्म का वैसा फल नहीं मिलता था जैसा वो चाहते थे, तो वो अपने भाग्य यानी कर्म को याद करते थे। शायद कोसते भी होंगे कभी कभी। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक पहलू है जो रावत जी के लेख से उभरता है। देखिए, मेहनत करना, अपना काम करना, ये तो अपने हाथ में है, लेकिन नतीजा क्या होगा, फल क्या मिलेगा, ये हमेशा अपने बस में नहीं होता। इसी को शायद कर्म या भाग्य कहा गया है। तो कर्मा नृत्य और गीत शायद इस संतुलन को भी दिखाते हैं कि भाई कर्म करते रहो, मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता से ऊपर उठकर जीवन का उत्सव भी मनाओ। अच्छा, कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो जो चीज खेतों में काम करते हुए थकान मिटाने और मनोरंजन के लिए शुरू हुई, जैसे निंदाई, बुआई, कटाई के समय, वो धीरे धीरे एक संगठित रूप लेती गई, एक पर्व बन गई, एक गहरी लोक परंपरा। इसकी ठीक ठीक शुरुआत कब हुई ये कहना तो मुश्किल है, जैसा लेख भी मानता है, पर इसकी जड़ें कामकाज और जीवन के संघर्ष में ही हैं। ये विकास अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और इस नाच की एक और खास बात इसकी सादगी है पहनावे में। लेख बताता है कोई खास तड़क भड़क नहीं। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है। जानकारी के मुताबिक पुरुष अक्सर वही पहनते हैं जो रोज पहनते हैं, या खास मौक़ों पर धोती कुर्ता, सिर पर पागा मतलब पगड़ी, या कभी लुंगी भी। और महिलाएं लुगरा पहनती हैं, जो साड़ी का ही एक स्थानीय रूप है, और पोलखा यानी ब्लाउज। और गहने, कोई खास तरह के गहने होते हैं? सूता गले का, हरैया, बाहकर जैसे गहने, ये वही चीजें हैं जो उनके श्रृंगार का हिस्सा हैं। अलग से नृत्य के लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सादगी दिखाती है कि ये कला कितनी जमीनी है, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, कोई बनावटीपन नहीं, सब सहज है। ज़ाहिर नाच है तो बाजे भी होंगे। कौन कौन से बाजे इस्तेमाल होते हैं? मुख्य रूप से तो पारंपरिक बाजे ही हैं। लेख में मांदर का जिक्र है, खास तौर पे वो ढोलक जैसा होता है ना। हाँ। वो तो छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की जान माना जाता है। इसके अलावा मंजीरी, झांझ, मंजीरा, टिमकी जैसे ताल वाद्य, कहीं कहीं बांसुरी की मीठी धुन या मुहरी जो शहनाई जैसा होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते हैं कि बस पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। और नाचते कैसे हैं? कोई खास तरीका है गोल घेरे में? हाँ, तरीका काफी लचीला है। अक्सर तो गोल घेरा बनाकर ही नाचते हैं, कभी कभी कतारों में भी नाचते हैं, आगे पीछे चलते हुए या अगल बगल। ये इस पर निर्भर करता है कि जगह कितनी है, कितने लोग नाच रहे हैं। ज्यादातर नाचने वाले बाजा बजाने वालों के सामने होते हैं ताकि तालमेल बना रहे। अच्छा। लेख ये भी बताता है कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग कतारें होती हैं और कभी कभी जोड़े में भी नाचते हैं, मतलब विविधता है इसमें। लेख में एक बात और साफ की गई है कि कर्मा की शुरुआत आदिवासी समुदायों से जुड़ी मानी जाती है, जैसे गोंड, मुड़िया, उरांव, देवार, भैयार। ये उनकी खास धरोहर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन समुदायों ने इस कला को सदियों से सहेज कर रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ ये सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। आज कर्मा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी समुदायों में लोकप्रिय है। समाज के सभी वर्ग इसमें हिस्सा लेते हैं, इसे अपना मानते हैं। ये इसकी ताकत है, इसकी व्यापकता है। अब ये किसी एक का नहीं, सबका है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं, यानी कर्मा की अलग अलग शैलियां। लेख में बताया गया है कि कई किस्में हैं इसकी। हाँ, और ये विविधता तो कमाल की है। छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए इलाके जैसे मध्य प्रदेश का मंडला जिला, इन सब जगहों पर कर्मा के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। रावत जी का लेख इनमें से कुछ खास शैलियों का बहुत अच्छा ब्यौरा देता है। ये दिखाता है कि एक ही मूल विचार कैसे अलग अलग जगहों और समुदायों में जाकर अपना एक खास रूप ले लेता है। तो कौन कौन सी हैं कुछ प्रमुख शैलियां, जरा बताइए। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। एक है माड़ी कर्मा। ये बस्तर के अबूझमाड़ इलाके की दंडामी माड़िया जनजाति करती है।
लेख के अनुसार इसमें ज्यादातर महिलाएं नाचती हैं और बाजा गाजा थोड़ा कम होता होगा। शायद नाच और हाव भाव पर ज्यादा जोर रहता होगा। इसे पाता कर्मा भी कहते हैं। अच्छा। ते बाजार जाकर अपने लिए सिंगार का सामान लाने को कहती है। देखिए लोकगीत में निजी इच्छाएं भी कैसे आ जाती हैं। हाँ, ये तो है। और कोई? फिर है भुइहारी कर्मा। इसे बिलासपुरिया कर्मा भी कहते हैं, क्योंकि ये बिलासपुर इलाके की भुइहार जनजाति करती है। ये कार्तिक महीने में उनके धर्म देवता के पर्व पर होता है। उनकी मान्यता है कि देवता करम पेड़ में रहते हैं और पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, फसल अच्छी होती है। ओहो, धर्म देवता और करम पेड़ का संबंध। हाँ, और फसल कटाई के समय भी ये नाच होता है। इसमें मांदर की धुन पर बड़े जोश भरे और आकर्षक गीत गाए जाते हैं और नाच भी उतना ही दमदार होता है। ये फिर से प्रकृति और आस्था वाले पहलू से जुड़ गया। बिल्कुल। और एक बहुत ही खास शैली है दीवार कर्मा। दीवार जाति घुमंतु होती है, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहती। लेख बताता है कि वे तंबू लगाकर रहते हैं और तीज त्योहारों पर गांव-गांव घूमकर कर्मा नाचते गाते हैं। हरेली, पितरपक्ष, छठी, होली, शादी ब्याह, जवारा, हर मौके पर ये लोगों का मनोरंजन करते हैं। वे बैसाख महीने की अक्षय तृतीया यानी अक्ति को इस नाच के लिए बहुत शुभ मानते हैं। घुमंतु होकर इस कला को फैलाना, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उनका पहनावा भी बहुत आकर्षक बताया गया है। लेख में महिलाओं के गहनों का काफी ब्यौरा है। खिनवा, बाली, टिकली, गले में हरमल, सुरा, मोती माला, बाँ में नाग मोरी, हाथ में हरैया चूड़ी, कमर में करधन, पाँव में बिछिया। पुरुष भी धोती, कुर्ता, सफारी, चूड़ा पहनते हैं। उनका संगीत इतना मोहक होता है कि लोग खिंचे चले आते हैं। ये दीवार लोग एक तरह से कर्मा के सांस्कृतिक दूत जैसे हैं। वाकई। और राजा करमसेन वाली कहानी से जुड़ी कोई शैली? हाँ, कर्मा सैनी कर्मा, ये उसी कहानी पर आधारित है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। इसमें प्रजा राजा के राज्य वापस मिलने की खुशी में नाचती गाती है, बाजे बजाती है। ये जीत और खुशी का जश्न है। और गोंड जनजाति का अपना कर्मा है। जी हाँ, गोंडी कर्मा, जैसा नाम से ही पता चलता है, गोंडी जनजाति का पारंपरिक कर्मा है। इसी तरह पहाड़ी कर्मा है, जो पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाली जनजातियां अपनी खास वेशभूषा और पारंपरिक बाजों के साथ करती हैं। अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं वो लोग। लेख में एक बिरम कर्मा का भी जिक्र था, उसमें विरह की बात है, कुछ दुख भरी। हाँ, बिरम कर्मा संभवतः ये बिरहोर जनजाति से जुड़ा हो सकता है या सिर्फ बिरह यानी जुदाई शब्द से। लेख इसे 5 भाइयों की एक लाडली बहन की कहानी से जोड़ता है, जिसमें बिछड़ने का दुख यानी विरह की वेदना जाहिर होती है। देवार जाति के लोग इसे गाते नाचते हैं और शायद गोंड समुदाय की भी कोई उपजाति। लोग इस दर्द भरे रस्म भी डूबकर आनंद लेते हैं। ये भारतीय लोक कला की खासियत है कि दुख को भी कला का रूप दिया जाता है। और तलवार लेकर भी नाचते हैं, ये कैसा है? हाँ, तलवार कर्मा। इसमें नाचने वाले सिर पर कलगी सजाकर बड़े जोश और तेजी के साथ कतारों में नाचते हैं। ये जरूर बहुत ऊर्जा से भरा हुआ और देखने लायक होता होगा। और एक आखिरी शैली का जिक्र था, कलसा कर्मा। कलसा कर्मा, इसमें नर्तक सिर पर पानी का घड़ा यानी कलसा रखकर संतुलन बनाते हुए नाचते हैं। ये सिर्फ बैलेंस का खेल नहीं है, इसमें शरीर का लोच और हाथों के इशारों का भी सुंदर इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि कलाकार कितने कुशल होते हैं। वाह, मतलब इतनी सारी शैलियां। इनके अलावा लेख में लचकी, करमताल जैसी और भी शैलियों का नाम लिया गया है, पर कहा गया है कि करीब 1 दर्जन शैलियां ही मुख्य हैं। ये विविधता तो कमाल की है। ये साफ दिखाता है कि कर्मा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। बिल्कुल, जिसने अलग अलग समुदायों और इलाकों में जाकर अपना अलग रंग रूप ले लिया है। ये सच में पूरे समाज की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये परंपरा सिर्फ कोई पुरानी चीज बनकर म्यूजियम में नहीं रह गई है। जैसा कि लेख के आखिर में इशारा किया गया है, आज भी कई लोक कलाकार, गायक, नर्तक, वादक अपनी लगन और प्रतिभा से कर्मा को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी पहचान दिलाई है। वो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुरेश कुमार रावत जी के लेख के जरिए हमने आज छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य की एक, कह सकते हैं, एक झलक देखी। ये सिर्फ एक लोक कला नहीं है, ये वहाँ के लोगों की जिंदगी का, उनके रोज के काम यानी कर्म और किस्मत यानी कर्म से जुड़े विचारों का, उनकी आस्था का, प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते का और उनके सामाजिक ताने बाने का एक बहुरंगी आईना है।
इसकी उत्पत्ति की कहानियां, चाहे वो किसानों की मेहनत से जुड़ी हों या राजा करमसेन की आस्था से, इसकी इतनी सारी शैलियां और इसकी सहज सरल वेशभूषा, ये सब मिलकर इससे बहुत खास बनाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है? देखिए, ये लेख बार बार हमें उस जड़ की तरफ ले जाता है जहां कर्मा का जन्म हुआ, यानी रोजमर्रा का काम, जीवन का संघर्ष और उसी जीवन से निकली खुशी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया में हम अपने रोज के कर्म, यानी अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने, सादगी में खुशी ढूंढने और सामूहिक उत्सव या आनंद के पलों के बीच कोई संबंध बना सकते हैं? क्या कर्मा का ये दर्शन कि मेहनत भी जरूरी है और उत्सव भी, कि सादगी में भी सुंदरता है, कि समुदाय के साथ मिलकर जीना जरूरी है, क्या ये आज हमारे लिए भी कुछ मायने रखता है? कहीं हम काम और खुशी के बीच का ये संतुलन खो तो नहीं रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे सुनने वाले शायद कुछ देर रुककर सोचना चाहें। छत्तीसगढ़ की इस खूबसूरत और गहरी लोक विधा पर हुई इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कर्मा केवल नृत्य नहीं, जीवन की साधना है। यह हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है, और जब कर्म में आनंद घुल जाए तो जीवन भी उत्सव बन जाता है। ऐसे ही जीवंत लोक रंगों के साथ हम हर गुरुवार मिलेंगे सुरतार में, जहां संस्कृति सांस लेती है और परंपरा मुस्कुराती है। सुनते रहिए सुरता, साहित्य की धरोहर, संस्कृति का स्पंदित संसार।